Now, today I am going to discuss a new topic, and the topic is the correlates of protection induced by vaccination. Correlates of protection एक अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है जो कि किसी वैक्सीन के कारण होता है। तो इसकी नीड क्यों है, इसको समझते हैं कि द लेटर इंक्लूड द नीड टू एवेल्यूएट द कंसिस्टेंसी ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो वैक्सीन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, पहला। दूसरा क्या है, द ससेप्टिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन आफ्टर वैक्सीनेशन, कि आखिर एक पूरी पॉपुलेशन को हम अगर वैक्सीनेट करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल किसी भी डिसीज़ के लिए कितना ससेप्टिबल है। तीसरा, द वैलिडेशन ऑफ वैक्सीन फॉर विच इफिकेसी ट्रायल आर नॉट एथिकल, तो कोई भी वैक्सीन कितनी वैलिड है जिसके किसी भी टाइप की इफिकेसी के ट्रायल नहीं हुए हों, या हुए हों तो वो एथिकल नहीं हों, या फिर उस वैक्सीन के अगर इथिकल इश्यूज़ आ भी गए हों और वो लेट आए हों, इसके पहले ही उसका लाइसेंसिंग कर दिया जाए। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है कि जब भी कोई वैक्सीन अगर किसी इंडिविजुअल में इन्हें पॉपुलेशन लगती है तो आखिर उसका प्रोटेक्शन कितना है उसको कोरिलेट करना ही कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स में कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन टर्म आता है, कोरिलेट आता है, और कहीं पर कुछ आर्टिकल में सेरोगेट टर्म आता है। कहीं पर हम कहते हैं कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन और कहीं पर हम कहते हैं सेरोगेट ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ जो मैं रिव्यू आर्टिकल स्टडी कर रहा हूँ इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब ऑथर ने कहा है कि एन इम्यून फंक्शन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एज ए कोरिलेट। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें जो इम्यून फंक्शंस चलते हैं वो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको ऑथर ने कहा है कि कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन। जबकि व्हेन एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज सिंपली एज एन ईजी मेजरमेंट बट नॉट फंक्शनल इन द प्रोटेक्शन इज सेरोगेट। लेकिन जब हम इम्यून रिस्पॉन्स को सिंपली मेज़र कर सकें लेकिन हम फंक्शनली उसको चेक नहीं कर सकें तो वो जो है मेथड उसको हम सेरोगेट कहेंगे। यानी कि जब हम इम्यून सिस्टम का मेज़रमेंट कर सकें तो हम उसको सेरोगेट कहेंगे, और जब वो इम्यून का फंक्शन जो है इम्यून फंक्शन को अगर हम चेक कर सकें तो वो कोरिलेट है। यहाँ पर सेरोगेट में इम्यून फंक्शन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं और कोरिलेट में हम इम्यून फंक्शन को चेक कर पा रहे हैं कि इम्यून फंक्शन कितना प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको हम कोरिलेट कहेंगे। और जब इम्यून फंक्शन को ही चेक नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम इम्यून रिस्पॉन्स को मेज़र कर पा रहे हैं, तो हम इसको सेरोगेट कहेंगे। तो व्हाट इज़ द कोरिलेट? कोरिलेट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड स्टैटिकली इंटर रिलेटेड विथ प्रोटेक्शन। तो कोरिलेट वो होता है जिसमें हम इम्यून रिस्पॉन्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्शन और साथ ही हम इस प्रोटेक्शन को स्टैटिकली भी कोरिलेट कर सकें, तो इंटर रिलेट कर सकें, तो इसको हम कोरिलेट कहेंगे। यानी कि जब कोई इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोटेक्शन और इस प्रोटेक्शन को हम स्टैटिकली इंटर रिलेटेड कर सकें तो इसको हम कोरिलेट कहेंगे। अब हम बात करते हैं सेरोगेट की, कि जब हम इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज सब्सटीट्यूट्स फॉर द ट्रू इम्यूनोलॉजिकल कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन विच मे बी अननोन और नॉट इजीली मेजरेबल। तो इम्यून फंक्शन तो कर रहा है लेकिन हम उसके फंक्शन को अगर मेज़र नहीं कर सकते तो वो सेरोगेट कहलाता है। नाउ कम्स टू द जनरल प्रिंसिपल। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि लार्ज चैलेंज डोज में बी ओवरवेलम वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी एंड कन्फ्यूज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरिलेट्स। यानी कि अगर हमने कोई वैक्सीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया है तो उससे कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई है और कितना प्रोटेक्शन हुआ है उसको हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमने कितना डोज दिया है और कितनी इम्यूनिटी आई है, वो एक्चुअल में ज़्यादा डोज या चैलेंज डोज दे देने पर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी अगर आती है तो हम कोरिलेट का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि देर इज़ नॉट अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप एंड डोज एंड फेल्यूर ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोज दे देने पर प्रोटेक्शन हो, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई लीनियर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में नहीं है, ना ही प्रोटेक्शन के बीच में है और ना ही डोज के बीच में है। यहाँ पर जो मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि वो मैकेनिज़्म ऑफ रिकवरी भी हो फ्रॉम एन इन्फेक्शन। तो अगर मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटेक्शन है तो वैसी की वैसी मैकेनिज़्म ऑफ रिकवरी ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जो है बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और हम एंटीबॉडी मेडिएटेड
प्रोटेक्शन ही हमको मिलता है, जहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर बेसिकली फंक्शनल। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन करने के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वैक्सीनेशन से ही आया हो। इट मे बी ड्यू टू प्रायर नेचुरल इन्फेक्शन, उससे भी हो सकता है। तो जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं वो हम डायरेक्टली वैक्सीनेशन से ही उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेमोरी बेस्ड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसके बाद में मेमोरी भी बनती है, तो मेमोरी में भी क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्शन। और इसके कारण लॉन्ग इंक्यूबेशन डिसीज़ जो होती है जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह, उसमें भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत सारे डिसीज़ में जिसमें मेमोरी अगर मान लीजिए रेंडर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसे में देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन वैक्सीनेशन से कभी-कभी जो मेमोरी इस्टेब्लिश होती है, इट विल कन्फर प्रोटेक्शन। साथ ही जो प्रोटेक्शन होता है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है, साथ जो इंडिविजुअल होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लाइक फ्रॉम एज, जेंडर एंड जो एमएससी कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है उससे भी ये प्रोटेक्शन वेरी करता है। इस प्रकार से जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो भी डिफर करता है क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट सिस्टमिक इन्फेक्शन। ऑब्जेक्टिव यहाँ कौन हुआ है? इंडिविजुअल। डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल पे कि आखिर वो कितना सिस्टमिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पा रहा है, म्यूकोजल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पा रहा है, डिसीज़ को प्रिवेंट कर पा रहा है, या फिर सीवियर डिसीज़ को प्रिवेंट कर पा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है एंड इजी टू डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसमें कैप्सूल होता है और साथ में टॉक्सिन्स होते हैं। तो इसके अगेंस्ट में एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ बनती है एंड एंटी टॉक्सिन एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो कि कैप्सूल को इनगल्फ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी जो होती है वो टॉक्सिन की न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ये उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जिनके पास ना तो कैप्सूल होता है और ना ही टॉक्सिन होता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में, जिसमें जो HIV टाइप बी है ये, और साथ में मेनिंजोकोकाई के बारे में और न्यूमोकोकाई के बारे में। इसमें जो फेगोसिटिक ऑप्सनाइजेशन होता है और इसमें बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में, और ये तीनों के लिए अगर हम बात करें तो जो प्रोटेक्शन है वो इन तीनों में एक जैसा होगा, यानी कि द कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन बॉडी में इन तीनों के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि इन तीनों के अगेंस्ट में ऑप्सोनोफेगोसाइटिक और बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर ये जो हिब है यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, इसके अगेंस्ट में नॉर्मली वैक्सीन भी तैयार की जाती है, जो कि कोरिलेट करती है अल्टीमेटली फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम मेनिंजोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई। क्योंकि यहाँ पर HIV में जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन तैयार की जाती है। ये जो वैक्सीन है ये एक्चुअल में एज रिलेटेड वैक्सीन है, जिसका कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज़ का होता है 0.15 माइक्रोग्राम पर ml, और जब इसे दिया जाता है तो ये इसमें जो एफिकेसी है वो कोरिलेट करती है विथ 1 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ एंटीबॉडी पोस्ट वैक्सीनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 0.15 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ वैक्सीन जो है दैट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड रिस्पॉन्स इनिशियली विथ 1 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ एंटीबॉडी। फाइनली जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम HIV वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो जब भी नेचुरल पैथोजन आता है आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन, तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स आर इनसफिशिएंट एंड दैट द एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो ऐसे में जब भी एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडी टाइटर उतना होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स हो सकता है इनसफिशिएंट हो। दूसरा है दैट द एंटीबॉडी मस्ट बी ऑफ हाई एविडिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मतलब जो भी वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाली हो, एंड दैट विथ द T cell डिपेंडेंट रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड बाय प्रोटीन कॉन्जुगेट्स अ लोअर कंसनट्रेशन में भी प्रोटेक्टिव। अगर हमें T cell का रिस्पॉन्स भी मिलता है और वो लोअर कंसनट्रेशन में भी है तो भी वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें जो एंटीबॉडी का मेजरमेंट होता है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वही है जो कि अब हमारे माइंड में क्लिक करती है कि एलाइजा सिर्फ और सिर्फ
हमें किसी भी एंटीबॉडी का मेज़रमेंट दे सकती है, लेकिन हमें ये नहीं बता सकती कि आखिर कितना ऑप्सोनोफेगोसाइटिक एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स है, कितना फंक्शनल रिस्पॉन्स है, जिससे हमें बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। अब आप समझें कि बैक्टीरियासिडल टाइटर ऑफ 1:8 या 1/8 फॉर दोज एंटीबॉडीज़ में कोरिलेट विथ प्रोटेक्शन। यानी कि बैक्टीरियासिडल टाइटर तो 1/8 है एंटीबॉडीज़ का जो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये टाइटर कहाँ से आया? ये एलाइजा से आया। लेकिन ये देखा गया है कि द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन वाज लोअर, शोड ए कोरिलेट ऑफ 2.3 माइक्रोग्राम पर ml। यानी कि जो इन विट्रो 1:8 के कंसंट्रेशन में भी इफेक्टिव है, वो इन विवो इस कंसंट्रेशन में इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो प्रोटेक्टिव कंसंट्रेशन है वो आपके एक्चुअल मेज़रमेंट जो कि आपने एलाइज़र से किया है उसके बाद में भी प्रोटेक्टिव कंसंट्रेशन इन विवो बॉडी में डिपेंड करता है ऑन द पॉपुलेशन। इसके अलावा किस टाइप के सीरोटाइप्स यूज़ किए गए हैं ऑफ पैथोजन एंड द क्लिनिकल एंड पॉइंट। तो यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स हैं, लाइक एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हिप पॉलीसेक्राइड, हिप कॉन्जुगेट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, लाइम डिसीज, मीजल्स, मेनिंजोकोकल, मम्स, पर्ट्यूसिस, न्यूमोकोकस, पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, रूबेला, टिटेनस, स्मॉल पॉक्स, टिक बोन इंसेफेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, वेरियोला, वेरिसेला जोस्टर, देन येलो फीवर एंड जोस्टर। तो इन सभी वैक्सीन्स का जो एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट लगाया गया वो है टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, एलाइजा, HAI, है ना, देन बैक्टीरियासिडल। तो इन सभी टेस्ट में ये पाया गया कि इतना एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी ये जो है एक्चुअल में सेरोगेट रिस्पॉन्स है, सेरोगेट ऑफ प्रोटेक्शन है, ना कि कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन है। तो सेरोगेट प्रोटेक्शन जो होता है वो आप मेज़र कर सकते हो, लेकिन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी या फंक्शन ऑफ कोरिलेट आप मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन कहलाता है। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल जो देखा वो HIV वैक्सीन थी, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के लिए बनाई जाती है। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो है न्यूमोकोकाई का। तो न्यूमोकोकाई का भी जो PSPA सरफेस प्रोटीन है, इसको लेकर के वैक्सीन बनाई जाती है। इसमें जो वैक्सीन है उसमें जो भी एंटीजन यूज़ किया जाता है वो उसका जो काम है वो ये है कि वो IgG एंटीबॉडीज़ को सीरम में सिक्रीट करता है, और साथ ही जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर 17 सेलुलर रिस्पॉन्स को माइस में देखा गया है कि एक्टिवेट करता है। ऐसे ही एक और थर्ड वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं जो कि मेनिंजोकोकाई है, जिसका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स आता है और इसको मेज़र किया जाता है एलाइजा से। ये मेज़र किया गया है कि इसका जो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है वो मोर देन 1/8 और इवन मोर देन 1/4 होना चाहिए। सो इट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल सीरोटाइप्स फॉर प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टर्म आता है कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये एक ऐसा टर्म है जिसको समझना है अगर है तो इसमें समझने की बात इतनी ही है कि जैसे अगर कोई वैक्सीन हम देते हैं तो उस वैक्सीन से बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती है। हो सकता है कि उससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है कि वो CMI रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो जो अगर आप उसका टाइटर अगर निकालते हैं कि कितना टाइटर, सपोज कीजिए अगर एंटीबॉडी बॉडी में है और उसका आपने टाइटर निकाला, तो वो टाइटर कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन को शो नहीं करेगा, वो एक्चुअल में वो शो करेगा सेरोगेट को, है ना। जो हमने एक टर्म आपको बताया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरोगेट। जब आप किसी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को या इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो सेरोगेट को शो करेगा। लेकिन जो फंक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, और वही जो है कहलाता है कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि वो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है आपकी दी हुई वैक्सीन के साथ साथ बॉडी में मेमोरी सेल्स जनरेट होने पर भी डेवलप हो रही हो, या फिर बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने पर डेवलप हो रही हो, या फिर बॉडी में एज के कारण जो है प्रोटेक्शन डेवलप हो रहा हो, या फिर बॉडी में किसी B सेल के रिस्पॉन्स के कारण डेवलपमेंट हो रहा हो, टी हेल्पर सेल के कारण रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा हो, या T17 सेल्स के कारण रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा हो सकता है कि बॉडी में किसी नेचुरल इन्फेक्शन के कारण वो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा हो। तो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन किसी भी वैक्सीन से होने वाला एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है अगेंस्ट एनी पैथोजन। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर
टाइटर पे डिपेंड करती हो या किसी पर्टिकुलर इम्यून सेल के टाइटर पे डिपेंड करती हो। इसलिए कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि केवल वैक्सीन से होने वाला प्रोटेक्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है और इसको हम डिफरेंट अलग अलग मेथड से कोरिलेट कर सकते हैं कि आखिर किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कितना प्रोटेक्शन आया है। अब हम इस मिनी रिव्यू के फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो फाइनली हम समझते हैं कि किसी भी वैक्सीन को देने से जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है यहाँ पर वो डिपेंड करता है विद द इंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंटीबॉडीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोरिलेट्स नहीं है, ये सेरोगेट है। तो इसीलिए जब वो एंटीबॉडीज़ कब स्विचेबल रहेगी, कब उस सिचुएशन में काम आएगी, जब वो एंटीबॉडीज़ साइट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन पर जाकर अटैच हो, है ना। दूसरा कि अगर वो म्यूकोज़ा में हो रहा है तो म्यूकोज़ा पे अटैच हो, या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन्स में इन एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस हो, एंड मस्ट हैव सफिशिएंट ब्रेड्थ टू इफेक्ट हेटेरोलॉगस सेरोटाइप्स, और डिफरेंट एक ही सेरोटाइप पे नहीं जबकि उस पैथोजन के अलग अलग सेरोटाइप के ऊपर भी सफिशिएंटली वर्क करे, तब ये एंटीबॉडीज़ जो होती है एज ए फंक्शन काम करेगी और इसको हम कहेंगे कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। अदर कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन की हम बात करें तो वो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन हो सकते हैं CD4 रिस्पॉन्स यानी टी हेल्पर सेल रिस्पॉन्स, इसके अलावा बी सेल हेल्प, इसके अलावा साइटोकाइन प्रोडक्शन, ये भी जो हैं आर समटाइम्स बेटर कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन देन एंटीबॉडी टाइटर। तो जरूरी नहीं कि केवल एंटीबॉडी टाइटर ही कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन हो, ये जो CD4 रिस्पॉन्स है, बी सेल रिस्पॉन्स है, साइटोकाइन प्रोडक्शन है, ये भी कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन हो सकते हैं। तो इस टाइप से प्रोटेक्शन देने के लिए या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मल्टीपल इम्यून रिस्पॉन्सेस इंटरेक्ट टू प्रोटेक्ट। हो सकता है बी सेल भी काम करे, टी सेल भी काम करे, साथ में साइटोकाइंस भी काम करे, आपका एंटीबॉडी प्रोटेक्शन भी दे, तो ये मल्टीपल इम्यून रिस्पॉन्सेस काम करते हैं। बी सेल मेमोरी इज क्रूशियल टू प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स दैट इन्हांसेस एडेप्टिव सेलुलर रिस्पॉन्स। तो बी सेल मेमोरी बनना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी वैक्सीन का जो कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो डिपेंड करता है मेमोरी पर, और मेमोरी अगर अच्छी रहेगी तो वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगी और बाद में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगी। Nevertheless, the generalization holds that antibody prevents infection, whereas cellular response control infection once replication has been established. तो आप देखें कि जब भी एंटीबॉडी से रिस्पॉन्स होता है उससे केवल इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, जबकि सेलुलर रिस्पॉन्स अगर होता है तो वो फर्दर इन्फेक्शन को रेप्लिकेट होने से भी रोकेगी। इट इज़ लाइकली दैट वैक्सीन ऑफ फ्यूचर सच एज HIV, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में HIV के अगेंस्ट और इन सभी के अगेंस्ट भी जो है मल्टीपल इम्यून रिस्पॉन्स को लेते हुए वैक्सीन बनाई जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जस्ट समरी ऑफ कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। तो आई थिंक आपको ये वर्ड कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन समझ में आया होगा। वैक्सीनोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिससे हम किसी भी वैक्सीन के प्रोटेक्शन को समझते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें दो टर्म आते हैं, नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैंने इसको नेट पे भी सर्च करा, बहुत सारी जगह देखा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कुछ ऐसा मिला नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कौन कौन से नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन के हैं और कौन कौन से ऐसे कोरिलेट्स हैं जो पॉजिटिव कोरिलेट्स हैं ऑफ प्रोटेक्शन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको डालें। जहाँ तक मुझे समझ में आया, जो पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन है यानी कि ऐसे इम्यून सिस्टम के ऐसे पार्ट जो कि पॉजिटिवली प्रोटेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है ना। लाइक जैसे एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव को रिस्पॉन्स। सपोज कीजिए किसी वैक्सीन को लगाने पर अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ता है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव को रिस्पॉन्स, है ना, पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। सपोज कीजिए कि अगर एंटीबॉडी वैक्सीन लगाने पर CMI रिस्पॉन्स बढ़ता है, सो दैट इज़ द पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। पर सपोज कीजिए एंटीबॉडी वैक्सीन लगाने पर HMI रिस्पॉन्स बढ़ता है पर कहीं ना कहीं CMI रिस्पॉन्स भी उसको हेल्प कर रहा है, तो दैट इज़ द नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि इनडायरेक्ट कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे, कोई एक को हम अगर इम्यून सिस्टम के किसी एक फंक्शन को अगर हम पॉजिटिव कोरिलेट कहते हैं जो कि डायरेक्टली कोरिलेट करता है विद द प्रोटेक्शन, तो नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन में वो सभी एजेंट्स आ जाते हैं इम्यून सिस्टम के जो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं, लाइक साइटोकाइंस हैं, लाइक अगर एंटीबॉडी मैन है तो CMI है, या फिर फेगोसाइटोसिस है, ऑप्सनाइजेशन है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं
या फिर जैसे हमारा माल्ट बाल्ट गाल्ट ये जो सिस्टम है, इनिशियल सिस्टम इंटरफेरॉन्स हैं, तो दीज आर द नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। एंड उसमें से जो एक जो जिसने वैक्सीनेशन के टाइम पर मेनली प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो मेन एजेंट है, वो है पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। So all about this is all about the positive and negative correlates of protection. I think आप मेरे इस सजेशन से एग्री होंगे। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन नेट पे भी नहीं मिला, मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया, नहीं मिला। आपको अगर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको डालें और मुझे भी शेयर करें कि व्हाट आर द नेगेटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड व्हाट आर द पॉजिटिव कोरिलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।